कल बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक बार रिपीट करेंगे। वेग पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, है ना? और विस्थापन समीकरणें पढ़ी थी। बताइए जरा, कोई एक विस्थापन समीकरण सरल आवर्त गति की जो तुमने कल पढ़ाई थी। नहीं पता? नहीं पता भाई, कोई से को भी? देखने लिखा था कि कॉपी पे? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़ी थी, है ना? और इससे जो हमारी वेग की इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या थी? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसको हमने क्या लिखा था? ए ओमेगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही त्वरण की इक्वेशन निकल के आई थी। ए की क्या निकल के आई थी? ए ओमेगा सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव। और इसकी जो ये वाली इक्वेशन थी कोस वाली, वो बताना। ए की ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सोचिए, इसकी हमने इसकी जगह वाई ले लिया था। और हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कैपिटल के एक्स, जहाँ पे एफ बराबर क्या होता है? एम ए। और इसको हम लिख देंगे माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए की जगह ये लूंगी। अब हमें इसमें एक्स लिखना पड़ेगा, वाई की जगह लिखते हैं ना, तो ये आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स कट गया इधर वाला, तो एक माइनस से माइनस कट गया। ए क्या बचा? एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से एक ये वाली जो टर्म है इसका हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। और अगर कहीं ओमेगा स्क्वायर लिखा हो, हम उसकी जगह के अपॉन एम भी लिख देते हैं। एक छोटा सा सवाल करेंगे, इसी फार्मूले पे बेस रहेगा। एक रेलगाड़ी के जो इंजन होता है, उसके इंजन के सिलेंडर हेड में पिस्टन का स्ट्रोक 1 मीटर का है। मतलब जो उसको पिस्टन ऐसे करता है फिर पीछे जाता है, उसे पूरा एक स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक स्ट्रोक में दो आयाम होते हैं, तो वो दिया हुआ उसने 1 मीटर का है। यदि पिस्टन 200 रेडियन पर मिनट की कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है, तो उसकी चाल कितनी है? चाल देखो, चाल निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए।
ए और ओमेगा। अब ए कितना हो जाएगा जो हमें इसने दिया, और डिस्टेंस एक पूरे स्ट्रोक में जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी उसका आधा, 2 आयाम के बराबर चलता है, ये भी उसने दे दिया उसमें। तो ये आ जाएगा हमारा 0.1/20 लिखेंगे मीटर। और ओमेगा दिया 200 रेडियन पर मिनट। इसे मिनट में ही आने का आंसर भी हमारा मिनट में आ जाएगा, चार्ज आएगी लीटर प्रति मिनट लिख देंगे फिर हम इसे। तो v क्या आ जाएगा, ए ओमेगा। ए की वैल्यू 1 दिया शायद, 1.0, हाँ सॉरी 1.0 है, 1/2 ये आएगा 1/20 इंटू 200। ये कितना जाएगा 100 मीटर पर मिनट। ये ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे पूछे हैं इसमें। ये दे रखा है, हाँ ये देखो, ये मैं उतार देती हूँ, 1200 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर किसका मात्रक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। ये जो आया F इजिकल टू माइनस के एक्स, के इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से F/x हो जाएगा, ये न्यूटन ये मीटर, इसलिए इसका मतलब न्यूटन पर मीटर भी है। ये क्वेश्चन दिया है इसमें कि 1200 न्यूटन पर मीटर कमानी स्थिरांक का कोई कमानी किसी क्षैतिज मेज पर रखी है और उसके मुक्त सिरे से इस टाइप से है, एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड इससे जुड़ा हुआ है। और ये जो ये है हमारा कमानी, इसका स्थिरांक कितना दिया, 1200 न्यूटन पर मीटर। ए दे दिया, एम दे दिया। पूछा गया इसने, हाँ इस पिंड को एक और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचा जाता है। अब इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इधर को खींच रहे हैं। ऐसे जब हम इसको खींचेंगे, एक नई पोजीशन बनाए इसकी, ये मान लो ये इस पोजीशन से यहाँ 20 सेंटीमीटर पर, ये इसमें 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसको खींचा। तो ये क्या हो गया, इसका जितना हम खींचेंगे उतना इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, मैक्सिमम विस्थापन इसके साम्य अवस्था से एक और का अधिकतम विस्थापन। तो ये इसका एम्पलीट्यूड दे दिया हमने। अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहें क्या आएगा, 0.02 मीटर। अब देखो ए दे दिया, एम दे दिया और के दे दिया। पूछा क्या है इसने, पिंड के दोलन की आवर्ती बताओ। फर्स्ट में पूछा आवर्ती, आवर्ती कैसे बताएंगे, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है कि एम और ओमेगा में संबंध बताता हो। वहां देखो मैंने लिख रखा के इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के अपॉन एम। के की वैल्यू लिखो कितनी, 1200, एम कितना 3, कितना आया 400, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई √400 यानी के 20। ओमेगा होता कितना है, ओमेगा का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। ओमेगा में पता चल गया, यहाँ से n निकाल के देखो, लिखो कैसे निकाल लेंगे, लिखो फार्मूला 2πn इज इक्वल टू 20
पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो ये क्या हो जाएगा 70/22। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3.2 आएगा। 3.2 हर्ट्ज लिख सकते हैं, ये सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। अगले में इसने पूछा पिंड का अधिकतम त्वरण तथा पिंड की अधिकतम चाल कितनी होगी। अधिकतम त्वरण और अधिकतम चाल निकाल सकते हो। देखो अधिकतम त्वरण कैसे निकालेंगे। पहले त्वरण पूछा ना, ए इज इक्वल टू, अभी वहां पे मैंने लिखा ए ओमेगा स्क्वायर। ये ए का एम्पलीट्यूड है, ये हमें दे रखा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, 400 आई थी, है ना। तो बस ये हो गया 8.00, और ये है तो इसका क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण है ना ये। अब चाल पूछा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए कितना दिया 0.02। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, √420 आई थी 20। ये कितना हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड। इस टाइप से निकाल लेंगे हम मैक्सिमम। हमारे से विस्थापन वो वेग पूछा हो या त्वरण पूछा हो। ये हमारा सिंपल पेंडुलम, ये इसकी मेन पोजीशन, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ए होगा, y इज इक्वल टू ए कह दो या x इक्वल टू ए कह दो। यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी x इज इक्वल टू ए। ये हमारी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारी कहलाती है मीन पोजीशन। अगर हमारे यहाँ पे m द्रव्यमान का कोई हमने गोला लटकाया हुआ है और यहाँ से उसकी डिस्टेंस l है, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। तो इसके आगे कितनी देर में एक अपना दोलन पूरा करेगा, उस समय को बोलते हैं आवर्तकाल। तो उसका जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। इस फॉर्मूले में कहीं भी गोलक का द्रव्यमान नहीं आया है। इसका मतलब सरल आवर्त गति करते हुए दोलक का क्या करते हैं, जो आवर्तकाल है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मास लेंथ पे, जो इसकी लंबाई है, अगर इस धागे को और लंबा ले लें तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये देर से करेगा एक दोलन पूरा। अगर इसको छोटा कर दें, लंबाई को इसकी छोटा कर दें, धागे को छोटा कर दें, तो उस स्थिति में इसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जल्दी जल्दी कंपन अपने पूरे करेगा। जैसे कि कोई बच्चा झूले पे बैठा हुआ है ना, और वो झूले पे खड़ा हो जाए, तो वो जो होगा उसका तेजी से उसका झूला आगे पीछे होने लगता है और जल्दी वो फिर रुक भी जाएगा। अब
द्रव्यमान की बात करते हैं। अगर एक झूले में एक बच्चा बैठ के झूल रहा है, तब भी उसका दोलन काल उतना ही रहेगा। दो बच्चों को बिठा दो, तीन को बिठा दो, तब भी वो उतना ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी बहुत ज्यादा द्रव्यमान की हाथी को भी बिठा देंगे ना अगर झूले में, तो भी उसका आवर्तकाल उतना ही रहने वाला है जितना कि पहले था, क्योंकि द्रव्यमान पे आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। जी गुरुत्व त्वरण पे निर्भर करता है। जी की वैल्यू हमारे पृथ्वी तल पे 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, तो तल पे कहीं भी जाएंगे तो जी का मान समान रहेगा, वहां पे आवर्तकाल समान रहेगा। लेकिन ऊपर जाने से, नीचे जाने से, जैसे जैसे जी के मान में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे टी का मान बदलेगा। अगर जी कम होता है कहीं जाने से, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर जी बढ़ता है तो टी की वैल्यू घटेगी। इसमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे आप लोग शुरू करके देखते हैं एक बार, या घर जाके कर लेना। ये देखो, चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्व त्वरण दे रखा 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि किसी पेंडुलम को पृथ्वी के पृष्ठ पर उसका आवर्तकाल दे रखा 3.5, और उसी पेंडुलम को हम चंद्रमा पे ले जाएं, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसकी और किसी चीज में हमें परिवर्तन नहीं करना, और सब कांस्टेंट है। लंबाई उसकी जितनी यहाँ है उतनी वहां रहेगी, केवल जी को इसने चेंज किया। और जी अर्थ पे कितना है, 9.8। और देखो यहाँ 9.8 है, और टी की वैल्यू आई 3.5। अगर 1.7 हो जाएगा वहां जाके, तो टी क्या आना चाहिए, 3.5 से बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। जी का मान हम घटा रहे हैं, जी का मान घट रहा है, तो टी का मान बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3.5 से ज्यादा आएगा। ये हमारे सरल, जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हाँ, एक और है, इसका जो आवर्तकाल होगा ये इस थीटा पे भी डिपेंड होता है। अगर हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएं, तो उस स्थिति में नंबर एक तो इसकी गति सरल आवर्त गति ही नहीं रहेगी। बहुत छोटे कोण के लिए ही इसकी जो यहाँ से ये गति हम मेजर कर रहे हैं, ये सरल आवर्त गति है, ये सीधी रेखा में गति करता है। वरना तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से गति हो जाएगी इसमें। अगर बहुत ज्यादा आगे जाके छोड़ेंगे, उस स्थिति में इसके एम्पलीट्यूड पे भी निर्भर करने लगेगा इसका आवर्तकाल, तो वो हमें नहीं लेनी। केवल छोटे कोणीय विस्थापन के लिए ही हमारा जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, वो क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। इस पे अब हमारी एनर्जी आएगी, ये डायग्राम को बना एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास। एनर्जी निकालने के लिए पहले तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इनको मिटाया नहीं, ये लिखे ही रहेंगे यहाँ पे, ये हमें इसमें यूज करने पड़ेंगे। अब कोई भी जो हमारा पेंडुलम होगा, ये ऐसे रहे, जब वो वाला स्प्रिंग वाला बना है जो सरल आवर्त गति करता है, ये इसकी पोजीशन, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, या एक्स बराबर ए। एक्स बराबर भी ले सकते हैं, वाई बराबर भी ले सकते हैं। ये इसको हम वाई में ले रहे हैं तो यहाँ पे वाई वाली इक्वेशन लिखेंगे, एक्स में ले रहे हैं तो एक्स लिख देंगे वाई की जगह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ही हमारा चलेगा गोलक जिसको हमने इसमें लटकाया हुआ है, जब हम उसको छोड़ देंगे नील पोजीशन से, आगे जाके हमने उसको छोड़ दिया, तो वो चलेगा, और फिर यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। लेकिन
इतने कम समय के लिए रुकेगा कि हमें पता नहीं चलेगा, हमें तो कुछ चलता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ से उसने वापस लौटना शुरू किया, इसका मतलब यहाँ जाके वो रुका होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे उसका वेग कितना होता है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेग 0 होता है। और तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0 ही होगी। और यहाँ पे वेग होता है इसका मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होगी, यहाँ पे 0 या मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम। तो दो तरह की एनर्जी होंगी हमारे सिंपल पेंडुलम में, या सरल आवर्त गति करती हुई किसी भी वस्तु में, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अब हम पहले इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे कि K का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, नहीं। अब v की वैल्यू यहाँ से रखो, ये वाली, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं, है ना। लेकिन मान रखो एम ओमेगा स्क्वायर को हमने पीछे रख रखा, ये रख रखा ना, तो इसको लिख देंगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये आ गई इसका गतिज ऊर्जा का समीकरण। अब ये गतिज ऊर्जा यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ देखो, इस वाली पोजीशन पे तो है 0, इस वाली पोजीशन में एक्स को हमें 0 रखना, क्योंकि ये मेन पोजीशन है, यहाँ पे एक्स 0 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्स इज इक्वल टू है, तो यहाँ आ जाएगी ये के हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ पे फिर 0 आ जाएगी। अब ये देखो, जिसमें ये 4 बार अपनी इसकी जो ये वाली स्थिति होगी, पहले ये यहाँ से मेन पोजीशन से यहाँ जाएगा। अगर इसका टोटल आवर्तकाल हमने टी माना, तो इसके 4 चरण होते हैं ऐसे जाने के, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ। तो हर एक टाइम इंटरवल T/4 होगा इसमें, ये T/4 इसके ऊपर एक सवाल आया है पेपर में, उसने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, यहाँ से बनाया तो वो ग्राफ, ये से ये वाला टाइम T/4, ये T/2, ये T/4 आएगा। एक ग्राफ तो है ये, दूसरा ग्राफ इसमें ये टाइम दे रखा है T/2, ये T/4 और ये T दे रखा, सी ग्राफ ये ऐसे और ऐसे, ये T/4, यहाँ पे T/2, यहाँ पे 3T/4, यहाँ पे आएगा T, 4 T/2। ये देखो, इस वाली में इसने कहा एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ है ये, तो इनमें से कौन सा सही है। जब हमारा ये एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ पेंडुलम, तो जब हमारा ये
सॉरी मीन पोजीशन से शुरू हुआ। मीन पोजीशन में यहाँ पे देखो इस जगह एनर्जी कितनी है, 0 है ना, फिर बढ़ी है, फिर यहाँ जाके 0 आई। लेकिन अगर हम मीन पोजीशन से शुरू करते हैं तो यहाँ एनर्जी 0 तो नहीं है, तो ये वाले ग्राफ कहाँ है, कहीं नहीं आने, क्योंकि यहाँ पे तो शुरू में 0 दिखाई, यहाँ पे है शुरू में ही मैक्सिमम के की वैल्यू। तो इन दोनों ग्राफ में से एक आंसर हमारा ठीक है। अब यहाँ दिखाया इसने T/4 पे आके फिर ये मीन पोजीशन से इधर एक साइड जाएगा जहाँ इसकी ये 0 जा होने वाली है, फिर ऊपर जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इधर आएगा, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे ये 4 चरण चलेंगे। तो ये T/4 पे पहला चरण हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ सही है। इसमें क्या दिया, T/2 दिया, T/2 पे नहीं जाएगा, T/2 पे भी यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे इसकी एनर्जी 0 है। उसके बाद हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, F इज इक्वल टू माइनस KX। हमने फार्मूला पता है ये वाला, तो इसको फिर तो कुछ लिख भी लो, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इसको लिखो, F इज इक्वल टू माइनस M ओमेगा स्क्वायर X। अगर हमें छोटा सा वर्क करना है, क्योंकि हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का पहले डेरिवेशन करना है, dW इज इक्वल टू F dx। F की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस M ओमेगा स्क्वायर X dx। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, 0 से X तक, यह आएगा W, तो क्या आ जाएगा माइनस M ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ X dx माइनस M ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आएगी हमारे पास माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह हम नहीं लेंगे जब हम इसको निकाल लेंगे ना, क्योंकि तो केवल डायरेक्शन बताने के लिए चल रहा है, फिर हम इसे लास्ट में कंफ्यूज होंगे। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ये आती है इसकी टोटल वर्क डन, और यही क्या होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाती है, तो ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये आएगी। का हमारे पास फार्मूला आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने लिखा के इक्वल टू, सॉरी हाँ, के इक्वल टू हाफ, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, के ई लिख दो, काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जब हम खोलेंगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के
एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा। टोटल एनर्जी कितनी निकल के आएगी? ई हमारे पास हाफ के एस। इसको के को फिर से उसी वाले फॉर्म में लिखो। यहाँ हमने के इज इक्वल टू लिखा एम ओमेगा स्क्वायर। फिर इसको बोल दो, ये आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी के संबंध में, टोटल एनर्जी के संबंध में यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी जिनसे हमें छोटे छोटे से सवाल करने में आसानी होगी। जैसे एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एम पे। ओमेगा का मतलब आवर्ती पे। पाई एन होता है ना ओमेगा में, और आवर्ती के स्क्वायर के। तो ई जो है हमारी प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ई प्रोपोर्शनल है हमारी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और यहाँ से ई प्रोपोर्शनल है एम द्रव्यमान के। गोलक का द्रव्यमान, और जो भी हमारा पिंड है जो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसकी टोटल एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा निकल के आएगी। ऐसे ही आवर्ती, आवर्ती मतलब एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। जितनी ज्यादा आवर्ती होगी यानी कि जितने ज्यादा कंपन करेगा वो, आवर्ती से ज्यादा का मतलब हर सेकंड आंदोलनों की संख्या अगर हम बढ़ा दें तो उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी। और एम्पलीट्यूड जितने ज्यादा दूर तक हम पकड़ के उसको छोड़ेंगे, एम्पलीट्यूड बड़े बड़े होंगे उसके, तो उसकी भी एनर्जी ज्यादा होगी। उसके ऊपर भी सवाल है इसमें कुछ। हाँ, अभी तो इसका ग्राफ भी बनाना है ना, कहाँ पे काम हुआ है। ये देखो, हमने एक सिंपल पेंडुलम की सारी पोजीशन ले ली। एक्स इज इक्वल टू 0 जब वो अपनी मेन पोजीशन पे है, यहाँ है। एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू जब वो यहाँ से थोड़ा सा आगे है, और फिर उसकी मैक्सिमम विस्थापन की कंडीशन यहाँ से। ये हमने इसके बीच में भी एक जगह बना ली। ये एक्स इज इक्वल टू 0, ये ए बाई टू, और ये ए। ऐसे ही इधर जाएगा ही। तो जब इधर की साइड जाएगा तो ए बाई टू को माइनस ए बाई टू और ए को माइनस ए हम लिखेंगे। ये हमने पूरा टेबल बना दिया। अब ये वाले फार्मूले हमारे पास हैं जो जो हम देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का ये वाला देख लो, इसका ये वाला देख लो, और टोटल एनर्जी का ये वाला। बस तो इन दोनों के एडिशन से ही निकल जाती है। अब देखो x इज इक्वल टू 0, पहले वाली इक्वेशन जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी की,
ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी और ये टोटल एनर्जी। इसमें फार्मूले में x इज इक्वल टू 0 अगर हम कुछ करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, एनर्जी हमारे पास आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ये किसके बराबर है, ई से। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो 0 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने कितना रखा बताओ भाई, 0। तो कितनी वैल्यू है 0 रख के, 0। टोटल एनर्जी ई आएगी, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये ई है ना, तो यहाँ पे ई आएगी। टोटल एनर्जी तुम देखना हर स्थिति में ई ही रहेगी। अब ए बाई टू आ जाओ, अब हमें क्या रखना है, ए बाई टू क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्योंकि 3 ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ये। तो ये आएगा यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ जाएगा 3/4, ऐसे ही तो आएगा। तो ये क्या है ई, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 ई लिख सकते हैं ऐसे। अब मुझे ये बताओ ये कितनी आएगी, भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू, ए बाई टू रख रहे हैं ना हम एक्स को, तो जब हम ए बाई टू रखेंगे क्या ही हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। निकाल के देखो बेटा, ऐसे नहीं हवा में नहीं बोलना, आ रही है नहीं आ रही। ये देखो ये है ना हमारे पास ये वाली इक्वेशन ही हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, इसको हम यहाँ ले आएंगे 1/4 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है ई 1/4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1e/4 लिख देंगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे वो भी कितनी आएगी हमारी टोटल एनर्जी 3/4 ई प्लस e/4 क्या हो जाएगा 4e/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये भी ई आएगा। तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को साथ साथ फॉलो कर रहा है। यहाँ देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ई आई, यहाँ पे भी हमने जब दोनों को जोड़ा तो ई आई हर पोजीशन पे वही आने वाली है ई ई ई। अब x इज इक्वल टू ए पे आ जाओ, अब हम कहाँ चले गए एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस वाली इक्वेशन से निकल के आया और वैसे हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेग 0 होता है, तो जहाँ वेग 0 होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या रखना 0। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने एक्स को क्या रखना ए रखना, ये रखो इसे, तो ये क्या जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या है ई, तो ये ई के बराबर आ जाएगी टोटल एनर्जी ई। अब हमारा दूसरा आया -a/2, ये उधर वाली इधर पहुंच गया, हम ये वाला तो हमने पूरा कर लिया, इससे हमें पता चल गया इस पोजीशन पे भी और इस पोजीशन पे भी हमें टोटल एनर्जी और अलग अलग भी दोनों का मान पता चल गया। अब हमारा ये केवल इधर इधर नहीं करता, ऐसे चलता है फिर किधर जाता है, यहाँ आ गई इस वाली पोजीशन में जब जाएगा तो यहाँ ये दोनों ये वाला -a/2 होगा और ये -a होगा। अब वहां देखो जब हम x इज इक्वल टू -a/2 रखेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, वो तो स्क्वायर है ना, तो वही वाली समीकरण फिर से आ जाएगी ये वाली,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ये 3/4 बाहर निकल जाएगा। तो वही वाली जो यहाँ A/2 की वैल्यू थी वो यहाँ रहेगी, जो ए की वैल्यू थी वही यहाँ रहेगी, क्योंकि वो स्क्वायर है तो माइनस से तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जब उसका स्क्वायर करेंगे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कितना वैल्यू, 3/4 ई। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, -A/2 पे E/4। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, ई। फिर x -A 0 ई और ई। तो इन चार लाइन में देखो जरा, टोटल एनर्जी हमेशा कितनी है, ई। उसका मान कहीं भी घटा या बढ़ा नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी घटी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन कुल ऊर्जा हमारी संरक्षित रही। ये तो संरक्षण होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो बदल सकते हैं, लेकिन वो उसका मान घट नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता ऊर्जा। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। अब इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है उसके ऊपर ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अब हम उस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। कैसे वो ग्राफ ड्रॉ होगा, यहाँ हम लेके चल रहे हैं एनर्जी, और इधर हम लेके चल रहे हैं एक्स, इधर हम लेके चल रहे हैं माइनस। मान लीजिए ये इस वाली पोजीशन पे x बराबर 0, उसके बाद यहीं से ले लेते हैं इसकी डिस्टेंस। एक हमारे पास आएगी A/2 की कंडीशन, एक आएगी A की कंडीशन, ऐसे इधर एक A/2 की कंडीशन और एक A की कंडीशन, ये माइनस लेंगे दोनों। ठीक है, आप ई वाले में भी चलेंगे, ई के भी में काइनेटिक एनर्जी का अलग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का अलग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और टोटल एनर्जी का तो एक लाइन आ जाएगी सीधी। तो पहले ई की वैल्यूज रखते हैं। अगर हम ये रखते हैं E/4, ये रखते हैं E/2, ये रखते हैं 3E/4 और ये रखते हैं 2। तो जो हमारी टोटल एनर्जी है वो तो हमेशा यही रहेगी, यहाँ पे एक लाइन आएगी इसकी। अब सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी की बस हमें वैल्यू यहाँ से देखती जानी है और यहाँ पे उसका मान रखते जाना है। हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ग्राफ सही से ड्रॉ ही, तो ये ग्राफ की लाइन थोड़ी सी कर लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे आ जाओ, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला। उसके बाद x इज इक्वल टू A/2, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/4 यानी कि हमें यहाँ एक पॉइंट मिला। उसके बाद ए पे कितनी है, 0, ऐसे हमें एक पॉइंट, 3 पॉइंट मिले। इधर आ जाओ, इधर भी क्या आएगा, यही सेम पॉइंट मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला दूंगा, ये लाइन हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब दूसरा देखो, पोटेंशियल एनर्जी, उसको यूज कर लिख दो, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में
x इज इक्वल टू 0 पे 0, यहाँ पे 0, एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा x इज इक्वल टू a/2 पे e/4, यहाँ मिला हमें एक पॉइंट। और x इज इक्वल टू a पे, यहाँ मिला हमें एक पॉइंट। ऐसे ही इधर वाला जो यहाँ पे यही मिलेगा और यहाँ पे ये मिलेगा। तो हमें दो पैराबोला मिलेंगे जो एक दूसरे को इस साइड से काट देंगे, ऐसे। ऐसे बहुत ग्राफ देखा होगा ना तुमने, तो ये हमारा टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और ये इसकी टोटल लाइन दिखाई है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हम किसी भी पॉइंट्स पे ले लेंगे, मान लो यहाँ लेना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमें ये वाली पोजीशन मिलेगी। मैम पोटेंशियल एनर्जी का मैम वो तो आपने एक्स ए वैल्यू है मैम, वो तो ठीक 0.4 किया कहाँ मैम, पोटेंशियल एनर्जी बाई 4 आ गई। यस मैम, मैम आपने नहीं, a/2 पे तो बेटा e/4 ही तो आई, ये ए पे आई है, ये पॉइंट तो हमें यहाँ मिला था, ये वाला पॉइंट तो यहाँ है, तो ये इसको जब मिलाया इस पॉइंट को मिलाया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना था। ऐसे ही वो 3e/4 है, जब हमने ये ई काइनेटिक एनर्जी को बनाया था सबसे पहले हमें ई वैल्यू मिली थी, फिर वो e/3e/4 वैल्यू मिली थी, फिर हमें 0 वैल्यू मिली थी, तो ऐसे उसका फर्क आएगा। इस ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इतना आसान। एक सरल आवर्त गति में जो आवर्तकाल है टी, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 6 सेकंड, और आयाम दे रखा उसका 3 सेंटीमीटर। उसने कहा कि इसकी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कीजिए और इसका वेग ज्ञात कीजिए। या मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बतानी है, ठीक है। हमें बस ये दो वैल्यू दे रखी, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड और a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये वाला फैन भी चलाना के भाई, चल जाएगा कुछ या नहीं। कैसे निकाल लेंगे भाई, फॉर्मूले में भी क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी को देखो फॉर्मूले से मिटाना नहीं चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का क्या था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे हमें जो x दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है मैक्सिमम, और t दिया हुआ है हमें 6 सेकंड, तो t से हम क्या निकाल लेंगे,
ओमेगा निकाल लेंगे हम प्लीज। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो जो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर हमें इसकी x इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी तो हम बिना कैलकुलेट करे ही बता देंगे कि 0 होगी। और पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से निकाल के दिखाओ फटाफट। पहले तो एम ओमेगा निकाल के दिखाओ। ओमेगा का फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये कितना दे रखा, 6 सेकेंड, 2 3 6 पाई बाई 3। ये हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको रेडियन में इसमें लिखना चाहें 22/7/3, लगभग इसका एक आएगा ये, लेकिन 22/21 से लिखूंगा इसमें। एक और क्वेश्चन है, इसे तो कर सकते हो, इसका फॉलोइंग बताओ मैम। एम नहीं है ना, एम को रहने दो ऐसे, एम लाओ मैं बता देती हूँ। 2 किलोग्राम। ये रब कर रही है तो सबने उतार भी लिया होगा। निकाल लोगे, निकाल लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन सुन लो जरा, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है इसके एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, टाइम पीरियड आवर्तकाल पे, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पर। 3 दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल और विस्थापन, एक्स। ई, ई का भी मैंने बताया था, क्या फार्मूला था हमारा,
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ई प्रोपोर्शनल था एन स्क्वायर के, ई प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। एन का मतलब आवर्तकाल है ना, वो आवर्तकाल पर डिपेंड करेगा और एम्पलीट्यूड पे। ये दो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन एक में ए और बी दोनों सही है। एक कण का आयाम जो दे रखा ए के साथ सरल रेखे सरल आवर्त गति करता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? प्लस माइनस ए पोजीशन पे, 0 प्लस माइनस ए बाई 2 पे, या प्लस माइनस ए बाई रूट 2। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है? अभी भी लिखा हुआ है ये तो, और माइनस, हाँ ए और माइनस प्लस माइनस ए, जो इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ है वही सही है। एक किलो एक इसमें दे रखा y इज इक्वल टू ए फिक्स साइन 100t प्लस पाई बाई 4, और इसमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान है उस वस्तु का, तो ये वाली सरल आवर्त गति करती है जिसका विस्थापन समीकरण में दिया गया है। इसकी अधिकतम ऊर्जा बतानी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। फार्मूला पढ़ेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल सकते हो तुम, या वी निकाल लो इसकी सहायता से। ओमेगा तुम्हें हर स्थिति में निकालना पड़ेगा। हाँ, देखिए पहले इसको समीकरण के साथ कंपैरिजन करेंगे। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये दिया हुआ है। इसमें हमें ए चाहिए, ए आ गया है ना, और जो है ओमेगा चाहिए तो ओमेगा भी आ गया। क्या कहा इसने? अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? एक्स 0 होगा, ये आएगी अधिकतम। ए की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो, निकल जाएगा। एक हमारे पास स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग है, ये लटका हुआ है यहाँ पे, इससे कोई द्रव्यमान का पिंड से लटकाया हुआ है। इसका जो आवर्तकाल होता है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इसके ये हमारा खड़ा हुआ भी हो सकता है, ऐसे लटका हुआ और लेटा हुआ, जो ऐसे अभी बनाया था मैंने, ये वाली स्थिति। इनका जो आवर्तकाल होगा, क्योंकि ये भी सरल आवर्त गति करेंगे, जब हम इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर ऐसे कंपन करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा। ये तो हमारी सरल आवर्त गति में तो मेन यही था। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इसका फार्मूला होता है दोनों का। इसमें अगर इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो हमें, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग लटका जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये दूसरा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इससे ये यहाँ पे एक हमने एम द्रव्यमान का पिंड लटकाया हुआ है। इस स्थिति में इसका जो टी का फार्मूला होगा, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो होती है 1/K1 प्लस 1/K2। तो ये क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 बटे K1 K2। 1/K के हमारे पास ये वैल्यू हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम K1 प्लस K2 बटे K1।
अगर हमारा सीरीज में जुड़ा है, चाहे ऐसे जुड़ा हो चाहे ऐसे जुड़ा हो, दोनों ही स्थितियों में ही सीरीज मानी जाएगी। दोनों स्थिति में इसके डी की वैल्यू ये निकल जाएगी। ये जुड़ा ये वाली में भी अगर यहाँ पे इसके ऊपर एक और द्रव्यमान रख दी जाए तो यहाँ जाएगा m1 प्लस m। दूसरी पोजीशन, अगर ये यहाँ पे लटका देंगे ये समांतर क्रम माना जाता है। समांतर क्रम में जो हमारा टी आएगा 2 पाई अंडर रूट m, तो इसमें क्या होता है k1 प्लस k2। देखो इसमें जब ये नीचे झुकेगा तो दोनों स्प्रिंग में सेम विस्थापन होगा, दोनों उतना ही y दोनों में सेम रहेगा, इसलिए फिर यहाँ k इक्वल टू k1 प्लस k2 आता है। इसमें इस वाले में y1 और y2 इनमें अलग अलग होगा, और y इक्वल टू होगा इसमें y1 प्लस y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y बराबर y1 बराबर y2 बराबर y, इसमें सेम। तो जिसमें सेम होता है विस्थापन उसमें हमेशा k1 प्लस k2 आएगा। केवल सीरीज ही कंडीशन इसकी ऐसी है, वरना और सब में देखना यही वाला फार्मूला में लिख के हमारा काम चल जाएगा। तो ये आएगा k1 प्लस k2। बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आते हैं, एक और बचा हुआ किसी जब ये बीच में जुड़ा हो तो इसे जब हम ऐसे करके छोड़ेंगे जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा अपनी मेन पोजीशन से, तो यहाँ भी y सेम रहेगा। जब y सेम रहेगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k1 प्लस k2, ये याद रखना हमेशा क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन करना नहीं। तो p की वैल्यू निकल के आएगी 2 पाई m प्लस, ये ऐसे भी हो सकता है लेटने वाली पोजीशन, दोनों में सेम ही आएगा इसमें। ये बता दो। अब तुम्हारा इसका ऑसिलेशंस एंड वेव्स वाली यूनिट में ऑसिलेशन वाला पार्ट तो पूरा हो गया, अब वेव्स वाला पार्ट तुम्हारा बचा है। इस वाले फार्मूला पे जो सवाल दिए हुए हैं।